नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मयूर विहार इलाके में और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है डॉक्टर मनीषा बांगड़। डॉक्टर मनीषा वैसे तो हैदराबाद में रहती हैं, मशहूर डॉक्टर हैं, लेकिन मैं इनको एक सोशल डॉक्टर के तौर पर जानता हूँ जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, पसमानदा के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन से जुड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर मनीषा, और अगले 10 मिनट में हम जानेंगे कि आरक्षण को लेकर और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचने जा रही है, उसके बाद कैसे हालात बनेंगे देश में। किसान आंदोलन के बरक्स वो कैसे देखती हैं दलित आंदोलन को, पिछड़े आंदोलन को और इसकी लीडरशिप को। सबसे पहले तो आर्टिकल 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीषा। शुक्रिया बहुत बहुत, और आपको बधाई। बहुत अच्छा आपका चैनल है, अच्छा काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जो एक लाइन में समझ पा रहा हूँ वो ये है कि इस देश में आरक्षण नाम की जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अगले कुछ सालों में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बस कभी इसका ऐलान नहीं होगा। ये मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ, जिस तरह से संविधान के साथ में धोखाधड़ी हुई है कांग्रेस के काल में, उसका नॉन इम्प्लीमेंटेशन के जरिए, और अभी तमाम जो चीज़ें सामने लाई जा रही है, चाहे लैटरल एंट्री के माध्यम से हो, चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन के अलग अलग आरओआर के ऊपर से हो, या 1992 के बाद जिस देश की जो राजनीति बदली है, उस बदलती हुई राजनीति की नींव में अगर कुछ है तो वो बहुजन SC ST OBC की हिस्सेदारी है, और खासकर OBC की हिस्सेदारी, जिसके चलते हुए उनको वो हिस्सेदारी न देने के लिए, मंडल कमीशन न लागू करने के लिए, जो तमाम राजनीति को धार्मिक ध्रुवीकरण में बदलकर राजनीति चलाए जाने का काम चल रहा है, वह उसी का निष्कर्ष है। और मीडिया, स्टेट पावर और जुडिशरी, ये तीनों मिलाकर राजनीतिक पार्टियों को सहायक कर संविधान के जो प्रावधान है और लोकतंत्र की जो नींव है हिस्सेदारी की, वो खत्म कर रहे हैं। मनीषा जी, एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है या ये तोहमत नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर लगेगी कि अगर आप पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो प्राइवेट हाथों में जाएंगी कंपनियां, और उसके बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में तो ये लागू है नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम लोग बार बार कहते हैं कि दलित लीडरशिप, OBC लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप या इस तरीके के, तो 76 सांसद तो लगभग इस हुकूमत में भी हैं जो क्लेम करते हैं अम्बेडकराइट होने का। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर तो नरेंद्र मोदी भी लगाते हैं। तो किन लोगों ने ठगा OBC, दलित को और पिछड़ों को? देखिए, दरअसल ये कार्यपालिका जो है उसकी जिम्मेवारी थी, क्योंकि मिस्टर पंडित नेहरू, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, और कांग्रेस का काल जो था, आकर अभी बीजेपी के दौरान इस हाल में वो स्थिति आ पहुंची है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई है उसके ऊपर भी नज़र डालनी पड़ेगी। और रिजर्वेशन या प्रतिनिधित्व, ये एक्चुअली हमारे समस्त जो बहुजन समाज है और सवर्ण समाज जो है, उनके बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। यह लोग रिजर्वेशन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मानते हैं, और रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व, ये लोकतंत्र की नींव है, यह नहीं मानते हैं। आरक्षण को के खिलाफ साजिशें सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के जरिए हुई है, ऐसा नहीं है। या राजनीतिक, ये बाकायदा मैं इस बात को मानती हूँ कि किन लोगों ने की? नुमाइंदे जो है ऐसी, अगर आप उनके ऊपर अंकुश या उनके ऊपर हम सवालिया निशान करना चाहते हैं कि OBC SC ST के इतने सारे नुमाइंदे राजनीतिक पार्टी में थे और उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए थी। आज की तारीख में भी जब लैटरल एंट्री और तमाम चीज़ें हो रही है, इन्होंने वहाँ पर रोक लगाना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जो सबसे शक्तिशाली आवाज़ है, ठीक है, आपकी सारी बातें मान ली जाएं, तो बीजेपी के खिलाफ, या मैं कहूं कि राइट विंग की पॉलिटिक्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर हम बात करें, तो आपको लगता है कि बीजेपी, मायावती जो आवाज़ उठा रही हैं, वो काफी है, या वो सबसे मुखर आवाज है, या कोई और ये काम कर रहा है? एक पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी या एक पर्टिकुलर राजनीतिज्ञ
से या कुछ चंद हैंडफुल लोगों से अपेक्षा करना बिल्कुल मतलब मायावती से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो मुमकिन भी नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने अगर वो शासन में रहती है, कोई XYZ पर्सन शासन में रहता है, पर अभी देखिए मीडिया लोगों के ऊपर इतने केसेस कर रहे हैं और तमाम लोगों के, आप बीजेपी के रूल में हर स्तर के लोगों के ऊपर हो रहा है। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई, मायावती का स्टेटमेंट क्या था? देखिए, मैं मायावती की स्पोक्सपर्सन नहीं हूं और ना ही नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि दलित ओबीसी लीडरशिप का जो रास्ता है वो कहीं कंप्रोमाइज्ड तो नहीं है, वो बीजेपी के बी टीम की तरह काम तो नहीं कर रहे ना हैं? बी टीम के नहीं, ये लोग डर में और बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। और मुझे, मेरा जो मानना है और व्यक्तिगत मानना ही नहीं तो सामाजिक स्तर पे भी ये जानकारी उपलब्ध है और सभी लोग, बहुजन समाज के लोग इस अलाइंड है इस बात को लेकर कि इनके ऊपर स्टेट पावर के जरिए बहुत ज़्यादा बंधन लाए। अभी मिस्टर लालू यादव पूरे आजीवन उनको एक केस में ये कर दिया। वो सशक्त आवाज, सांप्रदायिकता के खिलाफ, मैं प्रतिनिधित्व के ऊपर नहीं आ रही हूँ, लेकिन एक सशक्त आवाज थे। और लालू यादव इकलौती आवाज है जिन्होंने बीजेपी से कभी समझौता नहीं किया। उनको वहां पर उन्होंने ये कर दिया। आप किसी भी बहुजन समाज के लिटरली उनके हक में कोई भी चीज अगर करेंगे, और जो भी कोई भी करता है, यह व्यक्ति जो इंस्टीट्यूशंस में धसे फंसे हैं वह लोग अपना कार्य करते रहते हैं। मैं अभी हमेशा जब भी अभी इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ और मैंने ये बार बार कहा है कि बीजेपी जिस राजनीतिक पार्टी और जिस वर्ग को बिलोंग करती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वह लोग हर इंस्टीट्यूशन के जरिए अपनी सवाल ये नहीं है कि बीजेपी क्या करती है, इस पर तो दुनिया जहान में बातें हो रही है, वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो करेंगे ही करेंगे। सवाल ये है कि जब बीजेपी ये कर रही है तो अपोजिशन क्या कर रहा है, और आप चूंकि दलित पिछड़ों और आदिवासियों की बात करती हैं तो वो उसकी लीडरशिप क्या करे। सवाल ये नहीं है, ये तो कोई भी आदमी बात कर रहा है कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। सवाल है कि उसका काउंटर नैरेटिव कौन तैयार कर रहा है? उसको बीजेपी ने, मतलब मान लिया गया है ना कि बीजेपी का कोई काउंटर नैरेटिव ओबीसी दलित आदिवासी लीडरशिप के पास नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। काउंटर सारा कुछ है, सांस्कृतिक माध्यम से है, राजनीतिक माध्यम से, हर तरह से है। काउंटर बीजेपी और उनके वर्ग ने, उनकी राजनीतिक, बीजेपी कांग्रेस ने भी काउंटर बहुजन राजनीति को पूरी तरह से काउंटर कर दिया है। ये स्थिति में हम अभी है। अब ये स्थिति में बीजेपी के काउंटर कर दिया, एनकाउंटर कर दिया है, जो भी आप उसको कहें। और अभी ये इस पड़ाव में है कि जो बहुजन राजनीतिक लीडरशिप है, बहुजन की जो तमाम, मैं एक ही पार्टी की नहीं करूँ, उन्होंने इस वक्त जिस तरह से मिस्टर लालू प्रसाद यादव जेल में है, वहाँ जेल में जाने की तैयारी अगर उनकी रहे तो वो फिर कोई भी जोखिम उठा सकते हैं। चंद्रशेखर एक बहुत उभरता हुआ चेहरा है। पूर्ण करने दीजिए। जोखिम उठाने के लिए जो तैयार रहेगा, कौन उठाएगा? ये तो फिर वही सैद्धांतिक मामला ना, जो अगर ऐसा होगा तो वो करेगा। ये सब पता है कि जो जोखिम उठाएगा वो आगे बढ़ेगा। करेगा कौन? तो फिर सवाल उठा रहे हैं ना, जो विचारधारा के साथ घालमेल हुई है सर्वजन लाके, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है बहुजन समाज के लोगों ने, तभी तो मायावती जी के पास में कोई बेस नहीं है। तो चंद्रशेखर के पास बेस होना चाहिए फिर। ना, चंद्रशेखर के पास है ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, और ये वो नहीं है तो मैं कोई सब्स्टिट्यूट सामने लाना चाहती हूँ। चंद्रशेखर तो अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। उनकी तो विचारधारा की जो समझ है वह भी बहुत ज़्यादा कच्ची है, इमेच्योर है, और ये कोई रिएक्शनरी लीडरशिप बहुजन समाज को लीड नहीं कर सकता। रिएक्शनरी लीडरशिप है वो। तो चंद्रशेखर रिएक्शनरी है? रिएक्शनरी नहीं है, रिएक्शनरी लीडरशिप का एक भाग है। आप बहुजन का बहुत व्यापक आंदोलन चलने के बाद अगर कहीं से जाति विशेष के माध्यम से अगर कोई एंट्री होती है तो ये बीजेपी के लिए कभी चुनौती नहीं हो सकती है। ये वर्ग के लिए, उनके कांग्रेस के लिए भी चुनौती नहीं हो सकती। ही कैन, एनीबडी लाइक दैट कैन बी कोऑप्टेड। आप, हम लोग, उनकी रिहाई भी योगी आदित्यनाथ ने कराई। हाँ, आंदोलन जब आगे चल चुका है, पीछे के पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो आंदोलन आगे नहीं जा सकता। राजनीतिक तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। फ्यूचर लीडरशिप क्या देखती हैं आप दलितों में? कौन अगर आप, मैं कहूं कि कोई 1, 2 या 3 नेता बताइए जिसमें आप उम्मीद देखती हैं कि इनके पीछे अगर दलित ओबीसी चले या उनको आगे आने का मौका मिले तो वो आने वाले दिनों में वो एक बिग पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। काशीराम के आसपास भी
किसी में कोई उम्मीद देखती हैं अगले 5 साल 10 साल में? कांशीराम जी का राजनीतिक चित्र सबको दिखता है। कांशीराम जी के राजनीतिक चित्र के पीछे की जो लड़ाई है वह कोई नहीं करना चाहता। जब तक ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक ये काम नहीं होगा, तब तक 1-2 का मामला नहीं है। मिस्टर ये थे ना अपने कौन, उदित राज, ठीक है, उन्होंने तो सारे संगठनों को SC/ST को इकट्ठा करके वह आज कहाँ पर है, इक्का दुक्का की बात नहीं। बामसेफ की भी हाँ। और दूसरी बात ये है कि जो भी व्यक्ति, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि किसको प्रोजेक्ट करना या किसके पीछे जाएगा। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि किस टाइप ऑफ लीडरशिप से बहुजन समाज को फायदा लेकिन ये तो तय है कि चंद्रशेखर से फायदा नहीं होगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके इसमें जो मैं थोड़ी बहुत मेच्योरिटी देख रही हूँ, पिछले वक्त स्टार्टिंग उन्होंने ग्रेट चमार से की थी। अरे अगर आप कोई आंध्र प्रदेश में ग्रेट माला बोलेगा, कोई वहाँ पर जाके महाराष्ट्र में ग्रेट मातंग बोलेगा, तो उससे बहुजन समाज का क्या फायदा होने वाला। जाति विशेष में तो बांध के रखना चाहते हैं। योगी और मोदी जी भी तो हिंदू कुशवाहा सम्मेलन, हिंदू फलाना सम्मेलन नहीं रहे हैं। जाति विशेष का मामला ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन है, फुले साहब का और पेरियार का विजन है, ये व्यापक विजन है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ा है और अब तो किसान कह रहे हैं कि हम 2024 में सरकार को नहीं देखना चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दलित और जाटों के बीच जो दूरी आई थी 2013 के बाद और उसकी बाद भी कुछ घटनाओं के बाद, वो ख़त्म हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि कोई उम्मीद बनती है कि अगर जाट, दलित, पिछड़े, मुस्लिम साथ आएँ तो कोई एक तस्वीर ऐसी बनती हुई देखती हैं आप कि वो सत्ता परिवर्तन में सहायक हो सकती है? बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा स्वागतार्ह बात है, हो रही है समाज में। और किसान आंदोलन के वक्त में लोगों ने, दोनों तरफ के लोगों ने अपनी अपनी कमियां को जानकर भूलने की कोशिश की है। और इंटेलेक्चुअल बौद्धिक स्तर पर और मासेस के स्तर पर और जो जितनी भी गलतियां राजनीतिक स्तर पे भी, वो उसमें से भी लेसन्स लर्न करने की तैयारियां लोगों में और एक्टिविस्ट लोगों में है। आज की तारीख में आप देखेंगे कि बहुजन समाज का युवा किसी एक नेता के साथ जुड़े नहीं रहना चाहता है। वो जान रहा है कि ये बहुजन समाज के मुद्दों को कितना उठाएगा, उस तरह से खुद ही चयन करने लगा है। और वो शिफ्टिंग करने लगा है। उसकी लॉयल्टी जो एक ना, जिस तरह से किसी जानवर की लॉयल्टी मानी जाती थी, डिक्की का चैप्टर शुरू किया उन्होंने, तो रतन टाटा ने लिखा शेड्यूल कास्टों के बारे में, ये बहुत लॉयल कौम है। लॉयल मतलब जानवर भी हो जाते हैं लॉयल, इस तरह से डिफाइन। तो ये जो लॉयल्टी है, ये बहुजन समाज के लिए सही बात नहीं है। इससे भी वो टूटने लगा है, दरकिनार अपने आप को करने लगा। ये बहुत अच्छी बात है। अब ये जाटों के बीच में भी आप देखेंगे कि यूनियनिस्ट मिशन के जरिए और कई चीज़ें, सर छोटू राम की बातें सामने आ रही है, और वो उनके इसमें भी तब्दीलियां हो रही है उनके सुझाव में। और उन्होंने सबने देखा कि हिंदू के नाम पर अल्टीमेटली राज कौन करता है, ये भी उन्होंने देखा है। हिंदू के नाम पे हमारा कितना हनन, और अल्टीमेटली किसके लिए यह राजनीति चल रही है, तो वो देखता है। राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे तमाम वर्ण की बात कर रही हूँ। तो जो डॉक्टर मनीषा कह रही हैं, वही एक बड़ा सवाल बन के उभरता है कि आपको मंदिर चाहिए या फिर आपको स्कूल चाहिए, आपको अच्छा इलाज चाहिए या फिर आपको प्रसाद चाहिए, आपको देवता चाहिए या फिर आपको अपना अच्छा भविष्य चाहिए। इन सारे चयनों के बीच ही दलित, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम लीडरशिप की चिंताएं और उनका चिंतन सवालों के सान पर कसा जाना है, क्योंकि इसके बगैर आगे का कोई रास्ता नहीं बनता है। आर्टिकल 19 के लिए डॉक्टर मनीषा बांगड़ के साथ इतना ही। नमस्कार।